मेरे को क्लास में खड़ा कर दिया जाता था कि इस क्वेश्चन का आंसर दो, एंड अगर मैं आंसर सही दे भी देती थी उसके बाद क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे जब तक मैं हार नहीं मान जाती थी। 11th में फेल हो जाएगी, 12th में फेल हो जाएगी, नॉन मेडिकल नहीं कर पाएगी और ऐसे ही फिर घर पे बैठ के रोटियां पकाएगी। एंड में आप एक ऐसी सिचुएशन में आके फंस जाते हो जिसमें टाइम कम होता है और सिलेबस बहुत सारा रहता है। तुमने कभी भी कोशिश ही नहीं करी एक्चुअल में एनसीईआरटी को डिकोड करते कैसे। तो देखो, मैं दीक्षा कौशल हूँ एंड आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दीक्षा से दीक्षा मैम तक का ये सफ़र, और क्यों केमिस्ट्री ही, क्यों नहीं फिजिक्स या मैथ। बीच में एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल के रख दी, जिसने मेरे को एक ऐसे जोन में भेज दिया जिससे निकलने के लिए मुझे 3 से 4 महीने लग गए। और वो चीज़ थी एक एक्सीडेंट। मैं अपने मम्मा के लिए कोई गिफ्ट लेने जा रही थी, उनका बर्थडे था नेक्स्ट डे, 31 दिसंबर की बात है। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। घर आई, स्लिप हो गई और उसके बाद सीधा वो एक्टिवा का हैंडल मेरे शोल्डर पे जाके लगा। मुझे लगा कोई बात नहीं, देखते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आफ्टर 2-3 डेज़ मैंने योगा करी एंड व्हाट आई सॉ, मेरी आर्म ही पूरी की पूरी डेड हो गई। आई वॉज़ नॉट एबल टू फील दिस आर्म। और इसी आर्म से मैं लिखती थी, इसी आर्म से मैं, मेरा पैशन था समझना, लिखना, पढ़ना। मैं बच्चों को ट्यूशन्स देती थी। तो ये आर्म ही मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ज़िंदगी भर ये आर्म कभी काम नहीं करेगी। मैं यहाँ पे प्रॉपरली एक फ्रैक्चर की तरह एक चीज़ बांध के पढ़ाती हूँ। इनफैक्ट इस बार के नीट एग्ज़ाम में भी मैंने यही किया था। तो मुझसे ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं होता था। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा सोची थी कि मैं इस पे गिव अप नहीं करूँगी। जिस सब्जेक्ट से आज मेरी पहचान है, आज से 10 साल पहले मैंने उस सब्जेक्ट को छोड़ने का सोचा था। अगर मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट ना करती तो आज शायद मैं आपके सामने ना खड़ी होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, कि केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। सो केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इन तीनों को पढ़ने की अप्रोच बहुत डिफरेंट है। हालांकि ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, जैसे नाम कहता है ये थोड़ी सी फिजिक्स जैसी है। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है जिससे नीट के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। तो इसमें बच्चा, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट भी आना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो की तरह, जैसे आप बायो में एनसीईआरटी उठाते हो, एक एक लाइन को आप पढ़ते हो, सेम इसी तरीके से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक लाइन, इवन ग्राफ्स, टेबल, समरीज, हर एक चीज़ को पढ़ना है, खुद से क्वेश्चंस बनाने हैं और उसको समझना है। एंड बच्चा, इसमें बहुत ज़्यादा क्रैमिंग होती है, एक्सेप्शंस होती हैं। तो अगर आप इसको ऐसे लेके चलोगे कि ये तो रट्टा है, तो आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे इस चीज़ से। सो उससे बेटर चीज़ है कि आप इसको ऐसे समझो कि क्या थ्योरी इसके पीछे है, क्यों ये एक्सेप्शन आई, उसके पीछे ज़रूर कोई लॉजिक होगा। हम कोई साइंस पढ़ रहे हैं और इसके पीछे, हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। उस लॉजिक को समझो और उस तरीके से आप एक्सेप्शंस को समझो। तीसरी चीज़ आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों का सबसे बड़ा डर कि मैम ये तो समझ में नहीं आती। इसमें गलती क्या करी जाती है, जब आप 11th क्लास में आते हो, आप ये सोचते हो कि अरे देखा जाएगा जो भी होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, आपको 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। अगर हमारी वही वीक हो गई, ये कहते हैं ना, अगर आपकी नींव ही कमज़ोर है तो आपकी बिल्डिंग भी गिर जाएगी। तो उसी तरीके से अगर जीओसी आपकी वीक है तो ये भूल जाओ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने वाली है। पहले जीओसी को अच्छे से, बिल्कुल उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। और बेटा, इसमें आता है मैकेनिज्म्स को एकदम से अपना बना लेना है, उसको समझना है। अगर आप उसको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मार सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपकी जीओसी अच्छी है, आपको मैकेनिज्म समझ में आते हैं, कौन सा हाईलाइटेड पॉइंट है, तो बेटा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगेगी। आप बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कर पाओगे। तो अभी उन बच्चों की बात करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने 11th क्लास में बिल्कुल अच्छे से ध्यान नहीं दिया। सारी 11th आपकी बर्बाद हो चुकी है। अभी आप या तो 12th क्लास में हो या आप एक ड्रॉपर हो। तो बच्चा, जो भी आपने 11th क्लास में किया है, पहली चीज़, एक रूल हमेशा याद रखना कि आपको रेगुलर क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। जो डेली आपकी क्लासेस हैं
उनको हटा के बैकलॉग कंप्लीट करते जा रहे हो, आप एट द एंड उसी जगह पे खड़े हो, आप बैकलॉग्स कंप्लीट कर रहे हो, बैकलॉग और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज रेगुलर क्लासेस आप बिल्कुल मिस कर रहे हो। तो इस वजह से रूल बना लेना कि रेगुलर क्लासेस के साथ साथ आपको डेली 1 से 2 घंटे निकालने हैं फॉर योर बैकलॉग्स। एंड जो आपका संडे होता है ना, संडे इज़ नॉट अ फन डे, तो संडे को आपको अपने बैकलॉग्स हर एक हफ्ते के या आपकी 11th क्लास के जो भी आपको टॉपिक्स लगते हैं कि आपके वीक हैं उस पर फोकस करना है। इस तरीके से आप मैनेज कर पाओगे। स्पेशली वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं और उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, वो कैसे इस चीज़ को बैलेंस करें। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको सबसे पहले देखना है कौन से चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो पहले आपको जीओसी करनी है, उसके बाद पहले जीओसी के बैकलॉग्स आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको बाकी सभी चैप्टर्स को करना है। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप हफ्ते में कभी भी उठा सकते हो और उसको कवर कर सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि आपको पहले कुछ और करना पड़ेगा, आफ्टर दैट ही आप एक पर्टिकुलर चैप्टर कर पाओगे। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, सबसे पहले आपको थ्योरीज पे फोकस करना है। थ्योरीज करने के बाद आपको एक साथ ब्लॉक केमिस्ट्री को उठाना है। और इन सब चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए ये चीज़ याद रखना, अगर आपकी क्लास में टीचर ने एक चैप्टर उठाया और फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा है, अब आप घर पे भी उसी चीज़ को कवर करोगे ताकि आपका एटलीस्ट एक चैप्टर फाइनल हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में उनका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा है, घर पे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी बैकलॉग आ गया और उसका भी ऑर्गेनिक का भी बैकलॉग आ गया, और एंड में आप एक ऐसी सिचुएशन में आगे फंस जाते हो जिसमें टाइम कम होता है और सिलेबस बहुत सारा रहता है और आप बोलते हो मैंने तो दिन रात एक कर दिया, फिर मुझसे क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आपको स्कूल के साथ साथ या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ ही अपने बैकलॉग्स को कवर करना है, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करना है। बच्चे पूछते हैं कि एनसीईआरटी तो मैम मैंने भी 3 से 4 बार पढ़ी है, लेकिन मेरे क्वेश्चंस क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका ही बहुत अलग है। तुम कैसे एनसीईआरटी पढ़ते हो, रीडिंग करी और उसके बाद चलो फर्स्ट टाइम हो गया, दूसरे टाइम पढ़ी हो गया। तुमने कभी भी कोशिश ही नहीं करी एक्चुअल में एनसीईआरटी को डिकोड करते कैसे। तो देखो, फर्स्ट टाइम जब हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ रीडिंग करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करने वाले हैं। और वहां से सेकेंड टाइम जब हम पढ़ने वाले हैं, हमने फर्स्ट टाइम जब पढ़ा वहीं से हमने ना छोटे छोटे से नोट्स बना लेने हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या तो एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर दो या फिर एक अलग से छोटी सी नोटबुक बना लो जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं। सेकेंड टाइम जब तुम इसे पढ़ोगे, तुमने उसी एनसीईआरटी को फिर से रीड नहीं करना है, तुम्हें खुद से उसमें से क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी तुम्हें लगता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीसरी बार जब तुम पढ़ोगे, अब तुम्हें वो जो तुमने क्वेश्चंस बनाए थे खुद से उनके आंसर करोगे, बुक को बिल्कुल नहीं देखोगे और वहां से देखोगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप बिल्कुल ही भूल जाते हो। तुम्हें अब ये पता लग जाएगा कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको बिल्कुल ही दिमाग में रहते नहीं है। अब तुम्हारा एंड में टास्क आता है उन्हीं वीक पॉइंट्स पे फोकस करना। अब जब तुम फोर्थ टाइम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हो, तुम उन वीक पॉइंट्स को फिर से पढ़ने वाले हो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में रिटेन रह जाए। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डीकोडिंग एनसीईआरटी, स्पेशली फॉर योर बायो एंड फॉर योर इनऑर्गेनिक सेक्शन। नीट एग्जाम बिल्कुल भी थ्योरी बेस्ड एग्जाम नहीं है। अगर आप सोचते हो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करने के बाद आपका पेपर एकदम से निकल जाएगा, आप 720 आउट ऑफ 720 ले आओगे, आप बहुत बड़े वहम में हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आप टॉपिक जो भी आपने आज किया है उसके रिगार्डिंग उसके अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सेकेंड चीज़, आप उस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिसमें मिक्स टॉपिक्स होंगे। थर्ड चीज, आप उस पूरे, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, अब आप सभी चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एंड बच्चा, जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो उसके बाद आपको टेस्ट एनालिसिस भी करना होता है। तो ये याद रखना, मॉक टेस्ट में नंबर चाहे कम आ रहे हैं चाहे ज्यादा आ रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखना, आज गलती हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन वो गलती एग्जाम में होने से बच गई है तो यू आर नॉट अनलकी, यू आर वेरी लकी कि वो गलती अभी आप एग्जाम में नहीं करोगे। वो क्वेश्चन आपको 4 नंबर दे जाएगा आपके नीट एग्जाम में।
मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी जिन्होंने मुझे बताया कि मैम मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट दिए थे घर के एकदम एसी वेसी में बैठ के आराम से। अब क्या हुआ, जब वो नीट एग्जाम में गए, सेंटर में उनको कोई एसी नहीं मिला, वहां पे सिंपल फैन था। मई में एग्जाम होता है, बहुत सारी गर्मी होती है, तो बच्चे इसी प्रेशर से डील नहीं कर पा रहे होते कि मेरा आज एग्जाम है, टुडे इज द डे दैट इज गोइंग टू डिसाइड माय फ्यूचर। और दूसरी चीज, उनको उनके घर की फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं मिलती है। इस वजह से जो बच्चा मॉक टेस्ट में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहा होता है, वो बेटा नीट एग्जाम में 500 550 तक रह जाता है। तो मेरी एडवाइस हर एक बच्चे को है, बच्चा अगर आप चाहते हो आप नीट एग्जाम में वैसा ही स्कोर करो जैसा आप मॉक टेस्ट में, या उससे भी अच्छा स्कोर करो, तो आपको उन्हीं कंडीशंस में बैठ के नीट एग्जाम मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। आपको जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको खुद को यही फील करवाना पड़ेगा कि यस, ये मेरा नीट का एग्जाम है। आपको सेम टाइमिंग्स पे मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ताकि आप जब उस एग्जाम में बैठे हो आपको ये लगे कि ये तो मैं डेली करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी बच्चे को कभी भी अपने फ्रेंड से मांगे हुए नोट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप शायद अपने फ्रेंड से नोट्स मांग लोगे, उसको फ़ोटोस्टैट करवा लोगे, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ कभी भी रिटेन नहीं रहने वाली है। आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, लेकिन बच्चा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको इन नोट्स में लिखना क्या है। अगर हम बात करें, जब आप लॉन्ग नोट्स बना रहे हो, तो जो भी आपको क्लास में करवाया जाता है, आपको हर एक चीज़ उसमें अपने निमोनिक्स के साथ, जो भी आपको ईजी लगता है उस वे में आपको लिखनी है। कई बच्चों को कलर नोट्स पसंद होते हैं, आप बिल्कुल वो करो। कई बच्चों को सिंपल नोट्स पसंद होते हैं, आप बिल्कुल वो करो। लेकिन जब आप वहां से शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स में आपके पास होनी चाहिए फॉर्मूला शीट्स। और कहीं भी आपको लगता है कि ये फॉर्मूला इस पर्टिकुलर जगह पे नहीं लगता, तो आपने वहां पे उसको मार्क कर देना कि ये चीज यहाँ पे नहीं लग रही है। और उसी चीज को बेटा जब आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के जाओगे ना, आपको सारी की सारी चीजें एकदम से रिवाइज हो जाएंगी। सेकेंड चीज आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं। बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्लॉक केमिस्ट्री एंड थ्योरी। तो अगर मैं बात करूं ब्लॉक केमिस्ट्री में, यू विल सी अ लॉट ऑफ ट्रेंड्स। तो आपको अपनी एक अलग से नोटबुक बनानी है जिसमें आपको एक्सेप्शनल ट्रेंड्स लिखने हैं, एंड उसके पीछे में रीजन लिखना है। वाई रीजन? बिकॉज वहां पे आपको असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन मिल सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आपको हर एक एक्सेप्शन के पीछे का रीजन पता होना चाहिए। तीसरी चीज बेटा आपके पास आती है थ्योरी। जैसे आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी थ्योरीज हैं। थ्योरीज में आपको एक्सेप्शंस भी मिलेंगी, और हर एक थ्योरी को एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में पिरोया जा सकता है। आपको हर एक थ्योरी को एक शॉर्ट में लिखना है, एंड उसके साथ उसकी एग्जाम्पल्स लिख लेनी है, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आप उसको गो थ्रू करो एंड आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। फिर बेटा आपके पास आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों का मन रहता है मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स के शॉर्ट नोट कैसे बन सकते हैं। क्या आपको ये नहीं पता कि मैकेनिज्म में कार्बन आयन इंटरमीडिएट है या कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है? आपको अगर ये पता ही नहीं होगा, आप उसका रिएक्शन रेट कैसे लिख पाओगे? तो आपको मैकेनिज्म के शॉर्ट नोट का मतलब है आपको मैकेनिज्म्स के साथ लिखना है, इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, और हर एक मैकेनिज्म में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे हाईलाइट कर देनी है। दूसरी चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है नेमिंग रिएक्शंस। तो आपको नेमिंग रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, इनकी अलग से एक नोटबुक बनानी है। ये सारी चीज़ें जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स में इकट्ठी कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, आपके दोस्त भागे भागे आपके पास आएंगे कि ये हमें भी नोट्स दे दे। लेकिन ये याद रखना कि ये नोट्स सिर्फ आपके काम के हैं। अगर आप किसी को दे भी देते हो, वो नोट्स किसी के काम नहीं आने वाले, क्योंकि दिमाग, ये साइकोलॉजी बोलती है कि जब आप अपनी खुद से नोट्स बनाते हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम के लिए रह जाती है। अगर आप किसी और से नोट्स लेते हो, शायद आपको 1-2 दिन याद रहे, उसके बाद आप टोटली उसको वैनिश आउट हो सकता है। सबसे बड़ी जो बच्चे गलती करते हैं, दैट इज मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाते हैं। बेटा आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, आपने उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो फर्स्ट टाइम के सारे क्वेश्चंस निकाल लेता है। आप डेफिनेटली कोई ना कोई गलती वहां पे करने वाले हो, अगर आप क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो आपको वहां से उस चैप्टर में कोई भी आपको लगता है ये मेरे वीक पॉइंट्स है, इस तरह के क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ, आपको उनको अपने शॉर्ट नोट्स में रेड पेन से हाईलाइट कर देना है कि ये मेरा वीक टॉपिक है। कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है इन तरह के क्वेश्चन में मैं हमेशा अटकता हूँ, आपको वहां पे सर्कल मार्क कर लेना है, ताकि एग्जाम के 1 महीने पहले आपको पता हो ये आपकी वीकनेसेस है। अपनी वीकनेस पे जो बच्चा जीत जाता है वही आगे जाके सफल होता है।
थैंक यू सो मच जोश टॉक नीट मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक केमिस्ट्री की नॉलेज पहुँचा सकूँ और उनके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, मोशन क्लासेस। वैसे ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा क्योंकि एनवी सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो मोशन क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे मोशन से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट है कि कौन से कोर्स में एडमिशंस लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सके। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी और जोश टॉक्स ये भी कोशिश करेगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हमें रीच आउट करें और अपने कोर्सेज की सारी डिटेल्स और एडमिशन लेने पर कुछ डिस्काउंट हमें दे पाए। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।